वेलकम टू कॉन्कर आईएएस मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कैसा बना, इसका गठन क्या हुआ, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, एमपी पीएससी 2020 11 अप्रैल 2021 को होने वाला है। इसमें संविधान सभा की बात की गई है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सिलेबस में डिफाइन किया गया है। तो आज हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसकी बात पोल्टी में करेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग, पहला पॉइंट है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार। हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐतिहासिक। 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा। तो दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए पहली बार 1934 में एम.एन. राय ने रखा। ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम, आपका जवाब होना चाहिए 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। ठीक है, तो दोस्तों 1934 में एम.एन. राय ने विचार दिया और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका गठन 1885 में हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में किया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की, तो 1935 में किया। तो संविधान सभा का गठन की मांग कांग्रेस ने 1935 में पहली बार किया। ठीक है, और विचार किसने रखा पहली बार, तो आपका जवाब होना चाहिए एम.एन. राय ने। ठीक है, आपसे पीटी में डायरेक्ट पूछ लेगा ऐसे फैक्ट वाइज। नेक्स्ट पॉइंट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया गया। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेहरू जी ने 1938 में क्या बोला दोस्तों,
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। संविधान सभा के ठीक है, आधार पर संविधान सभा द्वारा होगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो नेहरू की इस मांग को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो 1940 अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव ये है कि वयस्क स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आप चारों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का गठन के विचार किसने दिया? 1934 में एम.एन. राय ने दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का निर्माण आधिकारिक रूप से किया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1940 में इस ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की एक रूप प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, तो 1942 में 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव आया। अब 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से मान्यता 1940 में दिया। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। तो मतलब 1942 में क्या हो दोस्तों? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्या भेजा? ब्रिटिश सरकार ने तो संविधान के लिए क्या भेजा? प्रारूप प्रस्ताव। ठीक है, तो ये प्रारूप प्रस्ताव कौन लेके आया? तो आपका जवाब होना चाहिए कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, जो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। ठीक है, तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव भेजा। प्रारूप प्रस्ताव कौन लेके आया? तो कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, उन्हें भारत में लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। किस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया? तो जो ये क्रिप्स प्रस्ताव था, जो कि एक ब्रिटिश के कैबिनेट के एक मंत्री थे, तो उन्हें भारत का संविधान का प्रारूप लेके एक प्रस्ताव लेके आए, लेकिन इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको अपनाया जाना था। ठीक है, नेक्स्ट, तो मुस्लिम लीग
की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, ब्रिटिश सरकार ने 1940 में सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा बनाने की अनुमति दी। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री भेजकर भारत के संविधान के निर्माण का एक प्रारूप प्रस्ताव भेजा। तो प्रारूप इसमें ये था कि ये संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाएगा, लेकिन किस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग की बात मांग ये थी कि भारत के दो हिस्से हों, 2 स्वायत्त हिस्से हों, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। ठीक है, तो यहाँ से भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का शुरुआत शुरू हो गई, क्योंकि इनने क्रिप्स प्रस्ताव को बहिष्कार किया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया और 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पेंथलॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे, ने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, तो इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथलॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया। तो देखो दोस्तों, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, तो स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव भेजा। तो इस प्रारूप प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन इसका क्रिप्स प्रस्ताव का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत के 2 स्वायत्त हिस्से हों, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए, अगर आपसे ये पूछे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत ने कैबिनेट मिशन कब भेजा, तो आपका जवाब होना चाहिए 1946 में। ठीक है, तो इसी में कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन? लॉर्ड पेंथलॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे और 16 मई को अपना योजना बताई। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन, दोस्तों ये कैबिनेट मिशन, तो इसमें लॉर्ड पेंथलॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, तो इसमें 24 मार्च 1946 को ये आए और ये 16 मई 1946 को अपनी योजना बताई। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान का गठन हुआ। ठीक है, तो वो भारत कब आए कैबिनेट मिशन? तो 24 मार्च 1946 को उन्होंने अपनी योजना कब बताई, तो 16 मई 1946 को। और संविधान सभा की बात की दोस्तों अगर करें, तो इन्हें संविधान सभा के लिए नवंबर 1946 में अपना अनुमति दी। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं आपको इसका अभी तक का वो बताऊं हिस्टोरिकल, तो 1934 में M.N. राय ने प्रस्ताव रखा, विचार दिया, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और फिर
1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की। और 1942 में ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स मंत्रिमंडल का एक सदस्य आए। इनने भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की मांग थी भारत के 2 स्वायत्त हिस्से हों। तो ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा, जिसमें 3 लोग थे, लॉर्ड पेंथ लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ये 24 मार्च 1940 को भारत आए। 16 मई 1946 को अपना योजना बताई और नवंबर 1946 को संविधान सभा की गठन की गई। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा की गठन कब हुई? तो नवंबर 1946 को। ठीक है, होपफुली आपको ये इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि 1934 से 1946 के बीच में क्या क्या बातें की गई। 1940 में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है दोस्तों, और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। ठीक है, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, तो पहले सैद्धांतिक रूप से मान्यता कब मिली? 1940। 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य, 1946 में 42 में क्रिप्स आया और 1946 में एक कैबिनेट मिशन आई। उसके आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना इसी से आपसे बहुत इसी में आपको हर तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। इनको सीक्वेंस में लगाने आ जाएगा। तो पूछ लिएगा से 1940 अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, 1946 आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, फिर 1947 3 जून माउंट बेटन योजना। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि सीक्वेंस में भी लगाने को दे देगा, या कि सन भी पूछ लेगा। अगर प्रस्ताव कब आया तो 1940, और किस प्रस्ताव के बारे में 1942। कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो 1946। इसमें 3 मेंबर थे। 1947 माउंट बेटन योजना, और इसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ये आपकी जर्नी है। तो दोस्तों, हालांकि 1947 के अधिनियम में मैंने माउंट बेटन योजना को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपको दिखना तो वो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में कुल 389 होनी थी। तो कुल सदस्य 379, 296 ब्रिटिश भारत, 93 देशी रियासतें। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सीटों का चयन और 11 गवर्नर के प्रांतों। इसमें 296 में से 292 सीटों का चयन, 11 प्रांतों, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल, आसाम को और 4 का जो चयन है, ये 292 प्लस 4, तो 4 का ये जो चयन होगा दोस्तों, तो ये दिल्ली, अजमेर, आज का ये राजस्थान में है, कुर्ग, और नेक्स्ट बलूचिस्तान। ठीक है, में से प्रतीक में से एक क्या किया जाएगा। तो 292 कहाँ से होंगे? तो 11 गवर्नर के प्रांतों से होंगे। 4 जो हैं तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान से प्रतीक में से एक से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, हर प्रांत
व देशी रियासतों छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा गया कि कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में एक सीट आवंटित की जानी थी। ठीक है, तो हर प्रांत में जो 11 प्रांत थे ब्रिटिश के, तो हर प्रांत जो 93 देशी रियासतें थी, चाहे छोटे राज्यों में के मामले में राज्य का समूह उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। तो मोटे तौर पे हम कहें तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में एक सीट आवंटित की जानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। फोर्थ पॉइंट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ठीक है, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों को किया जाना था। नेक्स्ट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो दोस्तों ये 3 समुदाय कौन कौन से हैं? तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, सामान्य। तो सामान्य में मुस्लिम सिख को छोड़कर, तो दोस्तों जो ये ब्रिटिश प्रांत था तो इनमें 3 समुदाय थे। कौन कौन? क्योंकि पहली बार सांप्रदायिक 1909 का अधिनियम, फिर सिख तो 1919 का अधिनियम से अलग अलग इनको मतलब वो किया गया। सामान्य में सभी वर्ग आए थे। ठीक है, हालांकि इनके लिए भी 1935 में पूना पैक्ट हुआ। तो ये आपको हिस्टोरिकल अगर आपने मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो आपको ब्रिटिश प्रांत में 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, सामान्य। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो वो मुस्लिम लीग को पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन, आपको डायरेक्ट पूछ रहा था, पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में मुस्लिम को मिला। ठीक है, मुस्लिम को मिला, और सिख को 1919 के एक्ट में मिला। ठीक है, ये एक्ट है तो ठीक है, और सामान्य को सभी, इसमें मुस्लिम सिख को छोड़ दो तो ये सब सभी सामान्य में आते हैं। हालांकि SC ST के लिए पूना पैक्ट में, हालांकि इनको अलग से वो नहीं किया गया, लेकिन हाँ इनको सीटों का आरक्षण किया गया। ठीक है, तो आज भी सीटों का आरक्षण इनके लिए SC ST के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और एकल संक्रमिता मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव भारतीय चुनाव असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और एकल संक्रमिता के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ठीक है, और एकल संक्रमणीयता मत के आधार पर के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाता। मतलब मान लीजिए ये कोई प्रांत है, तो जो चुनाव का होगा तो उसी समुदाय से, अगर जिस समुदाय से है उसी समुदाय से एकल संक्रमणीयता के मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है दोस्तों, अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो ये मैंने आपको बताया पॉइंट अभी कि इनका चुनाव कैसे हुआ और क्या क्या बेस था, कि हर प्रांत में मतलब 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित की गई। तो देशी रियासतों का जो चयन था तो रियासतों के प्रमुख करेंगे,
और यहाँ पे 389 तो 296 सीट ब्रिटिश भारत, 93 देशी रियासत, मतलब संपूर्ण भारत का यहाँ पे अगर दोस्तों के अगर इसको मिला दिया जाए तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण भारत या अखंड भारत। ठीक है, तो फिर प्रांतों में 10 लाख और देशी रियासतों में देशी रियासतों के प्रमुख करेंगे, और जो ब्रिटिश प्रांत हैं तो उनमें मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के हिसाब से ये किया जाएगा। तो अतः इस प्रकार से स्पष्ट है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संपत्ति और शिक्षा का अधिकार, सीमित मताधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट, तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा के लिए तो चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए चुनाव, क्योंकि यह 1946 में हुआ, इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी, तो इसमें 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, 93 सीटें मुस्लिम लीग को, 15 सीटें छोटे अन्य समुदाय को। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 296 टोटल सीटें थी, इसमें 208 सीट कांग्रेस को मिली और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। ठीक है, और 15 सीटें सभी को मिली। इस प्रकार 296 सीटों में चुनाव हुआ। ठीक है, हुआ तो जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, तो देशी रियासतों का आवंटन की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्हें खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। तो जो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, तो 293 में से 296 सीटों का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। ठीक है, और देशी रियासती की सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि ये संविधान सभा से अपने आप को बहिष्कार किया। ठीक है, वो प्लीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ 389 और ये बहिष्कार कितने लोगों ने किया, तो ये बहिष्कार 93 सीटों में और 296 सीटों में चुनाव हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ये संविधान सभा थी तो चुनी हुई सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट, तो यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसे प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी को अपवाद छोड़ने दो, सभा में उस समय भारत के सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। तो इस प्रकार दोस्तों संविधान का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथा प्रत्येक समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली और इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी को अपवाद छोड़ दें तो संविधान सभा में के समय उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कौन कौन शामिल हुआ, आपका जवाब होना चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। नोट कौन शामिल नहीं हुआ, तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी शामिल नहीं हुए। ठीक है,
तो संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी शामिल हुई। यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल हुई। लेकिन कौन शामिल नहीं हुआ? तो गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए और भारत की उस समय की सभी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। ठीक है। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग बल दिया। तो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई? तो आपका जवाब होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि 296 सीटों में क्या हुआ दोस्तों? निर्वाचित हुए थे, जिसमें फिर 211 सदस्यों ने भाग लिया और 93 जो टोटल 389 सीटें थी। तो उसमें से 93 सीटें देशी रियासतों की, तो इनने अपने आप को बाहर रखा। 296 पर 211 सदस्यों ने भाग लिया। फ्रांस की तरह इस सभा में सबसे वरिष्ठ पद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी थे। ठीक है। तो संविधान सभा के कार्यप्रणाली में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें 93 देशी रियासत के मेंबर थे। लेकिन देशी रियासतों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, इसलिए उनको अलग वो नहीं थे। तो 296 में से 211 ने भाग लिया, जिसमें फ्रांस की तरह यहाँ भी सबसे वरिष्ठ मेंबर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सिन्हा थे। तो आपसे डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछता है। और ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में 211 मेंबर शामिल हुए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। ठीक है। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। तो उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों मैं आपसे इनमें पूरा इंपॉर्टेंट बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपसे ये पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक, तो आपका जवाब होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें उपाध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य संविधान के 2 उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा है। उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य हैं। देखो दोस्तों, अभी भी क्या है, अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। जब चुनाव के बाद चुनी हुई बहुमत की सरकार आती है, तो पहले देश जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसका बहुमत होता है, तो उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और बाकी अन्य मेंबरों को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति चुनता है। तो प्रोटेम स्पीकर का पद तब तक होता है जब तक चुने हुए प्रतिनिधि शपथ न ले ले। शपथ लेने के बाद अस्थायी अध्यक्ष हट जाता है और चुने हुए प्रतिनिधि उसमें सदन का अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष नहीं होता, वहाँ सभापति होता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। तो ऐसे लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष उन्हीं मेंबर में चुना जाता है। लेकिन तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष को चुनने के बाद, अस्थायी अध्यक्ष को चुनने के बाद अस्थायी अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। ठीक है। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा
और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों इससे क्वेश्चन आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, अगर इससे आएगा तो, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट उद्देश्य प्रस्ताव, तो नेक्स्ट पर पढ़ते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्पण की झलक दी, ठीक है। तो दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव था और ये भारत का ये प्रस्तावना है, ठीक है। ये प्रस्तावना अलग है, इसको बाद में अडॉप्ट किया गया है 1950 के आसपास। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें ये बोला गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना ढांचे की बात की गई दोस्तों, ठीक है। तो अब प्रस्तावना जो मैं आपको इसमें प्रस्तावना शामिल किया हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, और फिर नेक्स्ट तो जो ये इनका उद्देश्य था, तो इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसमें संविधान सभा के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इससे परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बनी। तो जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले और बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा ने आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित किया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से प्रस्तावना है। मैं आपको प्रस्तावना की मूल भावना समझा देता हूँ। इसमें जो मूल चीजें हैं दोस्तों, इसमें क्या बोलता है कि बता रहा हूँ, एक मिनट। प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान में अंगीकृत या अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस संविधान की प्रस्तावना की बात करता हूँ। संविधान, ये संविधान की प्रस्तावना, ये उद्देश्य अलग है, ठीक है। प्रस्तावना, इसमें न्याय की बात की गई है। तो इसमें आपको तीन प्रकार के न्याय प्राप्त हैं दोस्तों। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने तरीके का न्याय वर्णन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हालांकि इसका संबंध दोस्तों डीपीएसपी से है, क्योंकि वहां भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। फिर दोस्तों इसमें स्वतंत्रता की कितनी बात की गई है, तो मैं आपसे वो भी बात कर लेता हूँ। यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। तो पहला
न्याय, दूसरा विचार, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा धर्म, पांचवा विश्वास। ठीक है, स्वतंत्रता 5 दी गई है: न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास। और न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, और समता दोस्तों, समता तो संविधान में समता 2 प्रकार की है। पहला प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, तो दोस्तों फिर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 जोड़ी गई: अखंडता, समाजवादी एंड पंथ निरपेक्ष। ठीक है, धर्म की जगह पंथ निरपेक्ष। तो भारत की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार से है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार से है: न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास। समता 2 प्रकार से है: प्रतिष्ठा, अवसर। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इस प्रकार से भारत की ये प्रस्तावना है। और भारत का उद्देश्य प्रस्ताव 3 दिसंबर 1946 को आया। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ अलग है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है। तो 23 दिसंबर 1946 को आया, पंडित नेहरू ने लाया। ठीक है, और इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। तो इस संविधान और जो स्वीकार किया गया तो ये आपके सामने ये है। ठीक है, इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता 3 प्रकार की बात की गई है। ठीक है, तो लोगों का न्याय क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, समता क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें यही बता दिया। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर। अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया? पहला, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर के प्रतिनिधित्व सभा बन चुके। ठीक है, तो जो 389 मेंबर थे, इसमें 296 ब्रिटिश भारत, ठीक है, और 93 सीटें क्या थी दोस्तों? ये देशी रियासतें थी। तो ये क्या था? 93 सीटें ये बाइकआउट कर दी थी संविधान सभा से। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें से जो देशी रियासतें थीं तो उनके प्रतिनिधि धीरे शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर के प्रतिनिधित्व सभा के सदस्य बन चुके। ठीक है, इसमें से मतलब 6 देशी रियासतों के मेंबर बने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों को ज़्यादातर प्रतिनिधि सभा ने अपनी सीट ग्रहण कर ली। तो जब दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, इसमें माउंटबेटन प्लान में ये बोला गया भारत के 2 हिस्से होंगे, भारत और पाकिस्तान। तो ज़्यादातर प्रतिनिधि देशी रियासतें, चाहे वो उसमें ये बातें की गई थी, चाहे वो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रूप से हों। तो जब ये योजना आई तो ज़्यादातर देशी रियासतें
संविधान सभा का हिस्सा बनने के लिए आतुर हुई। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय हिस्से का मुख्य मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल किए गए। ठीक है, तो जो भारतीय हिस्से में आ गए तो मुस्लिम लीग के मेंबर उसमें सभा में शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा की स्थिति क्या थी? तो पहला पॉइंट, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। तो जो संविधान सभा थी दोस्तों, ठीक है, तो इसको संप्रभु निकाय बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा एक विधायिका भी बनाई गई, जिसमें विधायिका में इसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए कानून बनाना। देखो दोस्तों, जो संविधान है तो वो देश का विधायिका एंड कार्यपालिका कैसे काम करेगी इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशन है देश के लिए, तो यहाँ जो विधायिका है तो दो तरीके का, एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाई और दूसरा कानून बनाई। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी स्वतंत्र भारत की पहली सांसद है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली सांसद 26 नवंबर 1950 को इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को कुछ मतलब कि कुछ आर्टिकल लागू हो गए। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 1946 में वेतन योजना, तो इसमें कुल 389 सीटों के बजाय 299 तक आ गई, क्योंकि जो 1947 जो माउंटबेटन प्लान जो आया था दोस्तों, तो उसमें हालांकि जब बंटवारा हो गया तो भारतीय प्रांत ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 हो गई। ठीक है, 296 से कितनी हो गई, 229 हो गई, और जो 93 थी तो वो 70 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 299। ठीक है, नेक्स्ट नोट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला, मई 1939 में राष्ट्रमंडल भारत के सदस्यता का सत्यापन किया। नेक्स्ट, 22 जुलाई 1945 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। थर्ड पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। फोर्थ पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये 24 जनवरी को 3 बड़े कार्य हुए। तो 24 जनवरी 1950 को 3 बड़े कार्य किए गए। क्या क्या? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और पहले राष्ट्रपति, क्योंकि इसके पहले गवर्नर थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया, और मई 1949 को राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता का अध्यापन किया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाई गई, और देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक है, छठवां पॉइंट, 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। इसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 दिनों के संविधान का अवलोकन किया, और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने दिन लगे, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कुल 11 बैठकें हुई, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, और प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ, और इसमें कुछ 64 लाख रुपए खर्च हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है,
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को 1951-52 में आम चुनाव में बनने वाली नई संसद, 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1992 में अस्तित्व में आई के निर्माण तक भारत के अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है। अंतिम बैठक हुई और ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में चुनाव हुए। तो 17 अप्रैल 1952 में ये इसका अस्तित्व समाप्त हुआ संविधान सभा का। तो फिर मई 1992 में पहली निर्वाचित सांसद बनी दोनों सदनों में। तो इस प्रकार मई 1952 में पहली निर्वाचित सांसद आई। ठीक दोस्तों। तो मैंने आपको पढ़ाया आज इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video। बहुत बहुत धन्यवाद।